आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अन्य देशों से, जो अन्य देशों के जो संविधान है उससे तुलना करेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इन सब के बारे में। पहला है ब्रिटिश संवैधानिक योजना, यानी कि ब्रिटिश संविधान और भारतीय संविधान में अंतर। ब्रिटिश संविधान जो है वो मतलब ब्रिटिश में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर एक जगह है ब्रिटेन में, संसदीय व्यवस्था यहीं से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसको संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है, यानी कि जनता चुनती है विधायिका के सदस्यों को, और विधायिका में जिसका बहुमत होता है, जिस पार्टी का विधायिका में बहुमत होता है, वो पार्टी कार्यपालिका का निर्माण करती है, यानी कि सरकार का निर्माण करती है। जैसे कि भारत में संसद है, संसद विधायिका है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। संसद में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो पार्टी सरकार बनाती है, यानी कि कार्यपालिका बनाती है, जैसे कि मोदी कैबिनेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संवैधानिक योजना की जो दूसरी विशेषताएं हैं वो है आलिखित संविधान। वहाँ का जो संविधान है ना, वो किसी एक दस्तावेज में क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि भारतीय संविधान या अमेरिका का संविधान। इसलिए वहाँ के संविधान को आलिखित संविधान कहा दिया जाता है। और इसी आलिखित संविधान की वजह से ब्रिटेन की जो संसद होती है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और वहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर है। तीसरी व्यवस्था जो है वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वो एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन पहली बात भौगोलिक क्षेत्र में छोटा है, भौगोलिक क्षेत्रफल में छोटा है, और वहाँ की जनसंख्या भी कम है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एकात्मक प्रणाली सूट करता है, भारत जैसे देशों में नहीं करेगा। एकात्मक प्रणाली का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो संबंध होते हैं वो वहाँ स्टेट होती ही नहीं है, एक ही होती है सेंटर, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है, ये होती है एकात्मक प्रणाली। ये प्रणाली 3 प्रकार की होती है, हम लोग इस पर चर्चा किए थे, संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक, तो उसी 3 में से एक ये एकात्मक। ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है, हम लोग बात किए थे शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि वहाँ के आलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संसद को कुछ भी बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति। यहाँ का संविधान सुनम्य या लचीला है, सुनम्य या लचीला है, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं है कि इस तरीके से ही काम होना चाहिए जैसे कि भारतीय संविधान में है, ऐसा वहाँ नहीं है। ब्रिटिश राज्य का राज्याध्यक्ष राजमुकुट को माना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। हमारे देश का जो राज्याध्यक्ष है वो राष्ट्रपति हैं, जो कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। जबकि वहाँ का जो राज्याध्यक्ष जैसे मतलब ब्रिटेन की वो राजा हैं, राज्याध्यक्ष वहाँ के राजा हैं, ठीक है। इसीलिए उस देश की जो व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र है। देखते हैं आगे क्या है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं। पहले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी कि निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत में लोकसभा है वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जैसे यहाँ पर राज्यसभा है वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, कहाँ पर, यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती। इसमें तो निश्चित होती है, जैसे लोकसभा में निश्चित होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, जबकि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो राज्यसभा है वहाँ पर सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, 250 है, ठीक है, 250 है। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। ब्रिटेन की न्यायपालिका पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं रखती है, वहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर है, ये हम लोग पहले ही देखे थे। वहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर है, वहाँ की संसद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। न्यायपालिका कमज़ोर क्यों है, क्योंकि संसद को अधिक शक्ति है, संविधान आलिखित है, मतलब एक दस्तावेज में नहीं है, और सेंट्रल स्टेट का कोई झगड़ा विवाद होता नहीं है जिसको वो शक्ति मिले न्यायपालिका को कि सुलझा सके, ऐसा कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। वहाँ मिला जुला के वहाँ संसद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। वहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, 2 प्रक्रिया होती है, एक यथोचित विधि प्रक्रिया जिसको इंग्लिश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
तो ब्रिटेन में यथोचित विधि प्रक्रिया नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि संसद द्वारा जो विधि बनाया जाएगा उसी के अनुसार काम होगा, चाहे वह न्यायपालिका हो या कोई भी हो। तो इसकी वजह से वहाँ की न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जैसे कि भारत में है। अमेरिका के संवैधानिक योजना के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका में संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि संघ और राज्य मिल करके जो शासन प्रणाली चलाते हैं उसको संघात्मक प्रणाली बोलते हैं। फेडरल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ बताना नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली दो प्रणाली होती है। अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का निर्वाचन भी जनता करती है और विधायिका का निर्वाचन भी जनता करती है। जबकि संसदीय में क्या होता है कि संसद में जिस दल का बहुमत होता है वही दल सरकार बनाती है, यानी कि विधायिका में से ही कार्यपालिका निकलती है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका भी अलग होती है और विधायिका भी अलग होती है। यहाँ पूरी तरह से शक्ति का पृथक्करण जो सिद्धांत है वो काम करता है। और अमेरिकी संवैधानिक योजना में जो दूसरी विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। मतलब कि भारत वैसे तो संघात्मक है, यहाँ भी दोहरी नागरिकता होनी चाहिए देखा जाए तो, लेकिन नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। एक संघ देती है, यानी कि अमेरिका की जो संघीय सरकार है वो एक नागरिकता देती है, और एक नागरिकता जिस स्टेट का वो नागरिक रहता है वो स्टेट उसे नागरिकता प्रदान करती है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता हो जाती है। मतलब संघात्मक देश अगर कोई है तो वहाँ पर सच में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता होना ही चाहिए, नहीं तो फिर संघात्मक कैसे कहलाएगा। लेकिन भारत में ऐसा है, भारत तो अपवाद है। अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, जैसे कि भारतीय विधायिका को संसद कहते हैं, वैसे ही वहाँ पर अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के में 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि भारत में लोकसभा होता है, और एक होता है दूसरा सदन सीनेट, जैसे कि भारत में राज्यसभा होता है। सीनेट में कुल सीटों की संख्या 100 होती है। भारत में 250 है, लेकिन वहाँ पर 100 सीट है। भारत में मैं बता दूँ, अमेरिका में मैं बता दूँ आपको कि 85 स्टेट हैं और हर स्टेट से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं सीनेट में। चाहे वह स्टेट क्षेत्रफल में बड़ा हो या छोटा हो, जनसंख्या में छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीनेट में हर एक राज्य का 2 सदस्य होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो राज्य बड़ा है उसकी ज़्यादा संख्या है, जो राज्य छोटा है उसकी 1 या 2 संख्या है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर यूपी का ले लीजिए, यूपी का शायद 31 है। त्रिपुरा और का ले लीजिए, शायद 1 है। तो ये अंतर है सीनेट और राज्यसभा में। और यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी शक्तिशाली है। सही बात है, ये तो शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि पहली बात तो वो फेडरलिज्म है, सेंट्रल और स्टेट में कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला ये सुनाती है, जिसकी वजह से इसे शक्तिशाली काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिल जाता है। इसकी वजह से, संघात्मक होने की वजह से भारत में भी यही व्यवस्था है। जबकि ब्रिटेन में एकात्मक होने की वजह से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती विवाद वाली, जिसको उसे न्यायपालिका को शक्ति ही ज़्यादा नहीं मिल पाती है। अगर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 9 जज होते हैं, और जो व्यक्ति एक बार वहाँ पर जज बन जाता है ना, वो आजीवन पद पर रहता है, उसकी सदस्यता हमेशा रहती है जब तक वो मर नहीं जाएगा। भारत में ऐसा नहीं है भाई। जुडिशल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। एडजुडिक्शन, अधिनियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा नया है यहाँ पर। संविधान की मूल भावना के अनुसार उसका वास्तविक अर्थ बताना है। जैसे कि मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है किसी भी मुद्दे पर, और वो कहती है कि ये संविधान सम्मत है, लेकिन वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ये बताती रहेगी। इसी को बोलते हैं एडजुडिक्शन, संविधान की मूल भावना के अनुसार बताना कि वास्तविक अर्थ उस कानून का क्या है। अगले पेज में देखते हैं भैया क्या है इसमें। फ्रांस की संवैधानिक योजना। फ्रांस में क्या क्या व्यवस्था है हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक क्या होता है हम लोग देख ही चुके हैं। वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका प्रणाली है। दोहरी कार्यपालिका प्रणाली हम लोगों के लिए नई बात है, ये पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारत में क्या होता है, भारत में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ आमतौर पर औपचारिक तरीके से तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन सच में माना जाए तो प्रधानमंत्री होता है।
लेकिन वहाँ पर मतलब फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों के पास बराबर बराबर शक्तियाँ होती हैं, जिसको दोहरी कार्यपालिका प्रणाली कहते हैं। बस यही है। और दूसरी जो विशेषता है वह है द्वितीयक पूर्ण बहुमत प्रणाली। इसको समझ लेना जरूरी है। द्वितीय पूर्ण बहुमत प्रणाली क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि भारत में क्या होता है कि मान लीजिए एक सीट है और 4 लोग उठें, ठीक है। 4 लोगों में से जिस भी व्यक्ति का वोट परसेंट ज़्यादा रहेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में मान लीजिए कि एक सीट है, ठीक है। एक सीट है और 4 लोग उठें, ठीक है। अगर चारों में से 50%, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है जो कि इस समय वहाँ पर 50% है। अगर कोई व्यक्ति 50% से नीचे वोट परसेंट लाता है तो वो हार जाएगा। मतलब मान लीजिए कि चारों का 50% से कम है तो चारों हार जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उस सीट के लिए दोबारा चुनाव होगा। इसी को कहते हैं दोबारा मतदान प्रणाली। यानी कि जब तक उस सीट के लिए 50% वोट परसेंट कोई नहीं पा जाएगा तब तक विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। जब तक नहीं पाएगा तब तक ये होता रहेगा, कई बार हो सकता है। इसीलिए इसको द्वितीय पूर्ण बहुमत प्रणाली या दोबारा मतदान प्रणाली कहते हैं। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा तो भारत में हो जाए तब तो नहीं होगा फिलहाल। निर्वाचित पदों का संचय, ये खास बात है। फ्रांस में ये खास बात है, भारत में ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि एक से अधिक निर्वाचित पदों पर एक साथ बने रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर एक नेता है जो कि संसद है, ठीक है। अब वह संसद है और वह विधायिका का पद भी रह सकता है, विधायिका के पद पर भी रह सकता है, या लोकल गवर्नमेंट के किसी पद पर भी रह सकता है। मतलब एक साथ कई पोस्ट पर वो रह सकता है, ठीक है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई भी विधायक है और उसे संसद बनना है, मान लीजिए जीत जाता है संसदीय चुनाव में, तो जैसे भी संसद बनेगा ना, इसकी ये सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फ्रांस में एक ही व्यक्ति कई पद संचय कर सकता है, मतलब अपने अपने ऊपर रख सकता है। जर्मनी की संवैधानिक योजना, जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जर्मनी में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली क्या होता है ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, लगभग आगे भी देखेंगे। और संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है हम लोग जान ही चुके हैं। निम्न सदनों को, जैसे कि भारत में लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पर निम्न सदन को बुंदेशटाग बोलते हैं और उच्च सदन को बुंदेस्त्रात बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव होता है। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने से पहले ये तय कर दिया जाता है कि अगर सरकार गिरी तो अगला चांसलर कौन बनेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है भाई। भारत में अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ये तय नहीं होता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बस लाया जाता है। सरकार गिर गई तो गिर गई, फिर से चुनाव होगा, जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में पहले से तय कर लिया जाता है कि अगर ये सरकार प्रेजेंट टाइम की सरकार गिर गई तो कौन चांसलर बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब पहले से तय होता है। इसीलिए इस व्यवस्था को रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। जर्मन संविधान में व्यवस्था है कि आपातकाल लागू होने पर नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। भारत भी यहीं से ये व्यवस्था लिया है। जैसे कि भारत में क्या होता है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 359 का सहारा ले करके राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके किसी भी मूलाधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे खूब डिटेल से पढ़ेंगे, खूब ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि एकदम धुआं कर देंगे। हालांकि ये जो व्यवस्था है ये जर्मनी से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे ख़त्म हो गया है। आगे ये लोग हम लोग नई न्यू वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
देखने के लिए।